हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी 4 होने जा रही है। इससे पहले कि आपने थर्ड क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस इसका एग्जाम पैटर्न भी हमने आपको बता चुके हैं वीडियो में, तो वो भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 14 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है, जो कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आपको यहाँ पता है, आपका जो सिलेबस है उसमें 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने 14 क्वेश्चन ही बना रखे हैं, तो देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये मान के चल सकते हैं एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ही लिए गए हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, और इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये पीडीएफ है, इसका डेमो हमने इससे पहले क्लासेस फर्स्ट को अकॉर्डिंग करा चुके हैं। तो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो जिसे भी परचेस करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर आपको देखो कौन कौन से कराए थे, वो भी एक बार आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे चैनल पर अपलोड है। प्लस क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 का भी अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी क्वेश्चन अपलोड है आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका भी आंसर अपलोड है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने क्लास थर्ड के अकॉर्डिंग करा चुके थे। ये जो 4 होने जा रही है, आपको जो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कराने जा रहे हैं इसमें। तो देखिए, क्वेश्चन ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है। न्यायकार प्रणाली के विशेष संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य में राजनीतिक सत्ता की अभिव्यक्ति और संगठन की विवेचना कीजिए। तो देखो, पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 2 टाइप से हो रहे, तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन है, सबके आंसर सेम है, क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो देखिए, विजयनगर राज्य की राजनीतिक, सैन्य और कृषि संरचना की व्याख्या कीजिए। विजयनगर साम्राज्य में न्यायकार प्रणाली के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा घुमाया गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा। तो देखिए, परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत तथा भारत के इतिहास की एक महान घटना है। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणामस्वरूप इसकी स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की, जो बरगढ़ में कात्यायनी के समान थे। तो देखो, यहाँ पर आपको इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है उसको दक्षिण भारत में, और उसको कब की गई, 1336 में की गई थी। जो संगम है उसके 5 पुत्र है, उसमें से उन्होंने 2 पुत्र के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, तो यही आपको बताना है। तो यही पॉइंट था। इसके आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो आपकी परिचय में इतना आप लिख सकते हैं, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपका आ सकता है पेपर में न्यायकार प्रणाली, इसको अकॉर्डिंग आपको आंसर कैसे लिखना है। तो ये देखिए, न्यायकार प्रणाली एक वित्तीय प्रणाली है जिसमें सरकार निर्धारित राशि में न्यायकार टैक्स लेकर विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। तो जो ये न्यायकार प्रणाली क्या होती है, वित्तीय मतलब पैसे के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें सरकार द्वारा जो राशि होती है ना उस पर टैक्स लगाती है, जिसे आप कर भी कह सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनको विभिन्न जो सेवाएं होती है उसको प्रदान की जाती है। यह वित्तीय संबंध को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है, और पैसों के अकॉर्डिंग इसको संबंधों को जो सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, जो सरकार के आर्थिक कार्यों को संचालित करने में मदद करता है। न्यायिकों को सेना खरीदनी होती है और राजा की सहायता करनी होती है। न्यायिकों के पद में वंशानुगत हुआ करते थे। तो देखो, ये जो सरकार के द्वारा जो आर्थिक कार्य होते हैं ना उसको चलाने में, संचालित करने में, इसके द्वारा इसको मदद भी मिलती है। मतलब जो न्याय व्यवस्था होती है उसमें सेना चलानी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो राजा की सहायता भी करनी होती है। इन सब के अकॉर्डिंग ये जो न्यायिक पद की वंशानुगत हुआ करते हैं, मतलब वंश के अकॉर्डिंग, जैसे उसके पहले पिता दादा बनेंगे, फिर उसके पिता बनेंगे, फिर उसका बेटा बनेगा, उसको अकॉर्डिंग ये चलेगा। इसके बाद देखिए, कुछ लेखक है यहाँ, देखिए, नीलकंठ शास्त्री के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में न्यायकारों के इतिहास में एक विभाजक रेखा है। 1565 ईस्वी से पहले के न्यायकार एक प्रकार के सैनिक मुखिया थे, जबकि 1565 ईस्वी के बाद न्यायकार एक प्रकार के
अर्ध स्वतंत्र हो गए। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो न्यायकार का जो इतिहास है ना, उसको 2 रूपों में विभाजित किया गया है। जो 1565 से पहले वो क्या थे, सैनिक मुखिया हुआ करते थे, और जो 1565 के बाद हो गए, ये अर्ध स्वतंत्र हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था। अब देखिए, डीसी सरकार का विचार है कि यह एक प्रकार की जमींदारी प्रथा थी, जिसमें राजा की सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमर नायकों को जमीन दी जाती थी। तो देखो, इनके अनुसार ये माना जा रहा है कि जो ये जमींदारी प्रथा थी जमीन के अकॉर्डिंग, और इसमें जो राजाओं की जो सैनिक होती है उनको पूर्ति करने के लिए अमर नायकों की जमीन दी जाती थी। तो ये पॉइंट था। ठीक है, अब देखिए पेपर में हेडिंग आ सकता है, न्यायकार प्रणाली के संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक सत्ता बताइए। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य का शासन राजतंत्रात्मक था और राजा का पद सर्वोच्चतम होता था। यहाँ राजा को राय कहा जाता था। तो देखो, जो विजयनगर साम्राज्य है उसका जो राजतंत्र को अकॉर्डिंग चलाया जाता है, प्लस जो राजा है उसका पद स्वच्छता मतलब सबसे ऊपर समझा जाता था, प्लस जो राजा को राय के रूप में भी कहा जा सकता है। राजा की सहायता के लिए अनेक मंत्री होते थे। प्रशासनिक संस्थाओं में राज परिषद राजा की शक्ति पर नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली माध्यम थी। तो देखो, जो राजा की सहायता के लिए बहुत सारे मंत्री होते हैं, प्लस जो प्रशासनिक संस्था होती है ना, वो राज्य परिषद की जो राजा के अकॉर्डिंग उस पर नियंत्रण रख सकते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। राजा स्वयं इस राज परिषद का सदस्य होता था, और जो राजा इसके अकॉर्डिंग ही अपना कार्य करता था, इसका सदस्य हुआ करता है। तो इसके पॉइंट आप देख सकते हैं। राजा का आदर्श, विजयनगर के राजा धर्म के अनुकूल शासन को आदर्श शासन मानते थे। एक आदर्श राजा को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिसका उल्लेख कृष्णदेव राय की पुस्तक में मिलता है। तो देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो राजा है, विजयनगर का जो राजा होता था, उसको धर्म का अनुकूलन आदर्श बनना चाहिए, प्लस उसको एक आदर्श राजा के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करना चाहिए, जो कि कृष्णदेव उनकी पुस्तक इसको अकॉर्डिंग उसमें मिलती है। तो देखते हैं। तो देखो, जो इनकी पुस्तक है उसमें आपको बताया गया है कि धर्म की दृष्टि रखकर शासन करना चाहिए, मतलब धर्म के अकॉर्डिंग ही राजा को सदैव शासन करना चाहिए। सदैव अपने प्रजा के सुख और कल्याण का ध्यान रखना चाहिए, और जो राजा का कर्तव्य है उसकी प्रजा है उसका सुख और कल्याण का ध्यान रखे, तभी प्रजा भी राजा के कल्याण की कामना करेगी, और तभी देश प्रगतिशील एवं समृद्धिशील होगा। तो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो देखो, अगर राजा अपने प्रजा की सहायता करेगा तो उसी टाइप से जो प्रजा है राजा की सहायता करेगी, जो भी उसको हेल्प चाहिए। तो मतलब एक दूसरे की सहायता आपको करनी चाहिए। अब देखिए, इसका थर्ड पॉइंट है, विजयनगर के राजाओं के राजनीतिक आदर्श धर्मनिरपेक्षता थे। तो जो विजयनगर थे उसके जो राजनीतिक आदर्श क्या थे, धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के अकॉर्डिंग। उनका व्यक्तिगत धर्म चाहे जो भी रहा हो, उन्हें सभी धर्मावलंबियों को समान रूप से संरक्षण एवं प्रवर्तन किए दिया। तो देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि देखो, वहाँ के जो व्यक्तिगत लोग होते हैं उनका धर्म कोई भी हो, लेकिन सभी का धर्म को समान रूप से देखते थे और उनके अकॉर्डिंग ही वो कार्य करते थे, और किसी के साथ धर्म के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं किया जा सकता है। विजयनगर विस्तार के साथ साथ वो देश के आर्थिक प्रगति के प्रति भी पूर्णतः सजग थे। विजयनगर के शासन किसान और खेतिहर लोगों के शोषण तथा दमन के प्रति प्रयत्नशील थे। तो देखो, जो विजयनगर साम्राज्य है उसके देखो आर्थिक के अकॉर्डिंग तो थे ही, प्लस वो जो खेती में जो किसान होते हैं उनका शोषण दमन ना उसके प्रति भी वो जवाबदेही हुआ करते थे, प्रयत्नशील किया करते थे होते थे। ठीक है, अब इसका सेकंड हेडिंग आ सकता है युवराज। तो देखिए, युवराज कौन होते हैं। विजयनगर प्रशासन में राजा के बाद युवराज का पद था। सामान्यतः राजा के बड़े पुत्र को युवराज बनाने की परंपरा थी, किंतु पुत्र के न होने पर राज परिवार के किसी भी योग्य सदस्य को युवराज नियुक्त किया जा सकता था। तो देखो, जो विजयनगर साम्राज्य है वहाँ के जो राजा होता है उसके बाद जो उसका सेकंड उसके पुत्र होते हैं उनको युवराज पद पर बनाया जाता था प्रशासन के द्वारा। और प्लस अगर मान लीजिए जो राजा का कोई पुत्र ना है तो उसके द्वारा जो उसके रिश्तेदार होते हैं, जैसे राज परिवार में जो भी सदस्य होते हैं, तो उनको नियुक्त किया जाता था युवराज के रूप में। ठीक है, उनके सदस्य को युवराज के राजभिषेक को राजपट्टाभिषेक कहते हैं। विजयनगर के अधिकांश शासकों ने अपने जीवन काल में ही युवराजों की घोषणा कर उत्तराधिकार समृद्ध संघर्ष की संभावना समाप्त करने का प्रयास किया, फिर भी उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष की सूचना मिलती है।
तो देखो ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ के राजा होते हैं अपने शासन काल में, मतलब वो जब जीवित रहते, उसी के अकॉर्डिंग युवराज की घोषणा कर देते और ये संघर्ष खत्म कर देते, उनको बना देते। लेकिन अधिकतर ये देखा जा रहा है ना कि संघर्ष की सूचना मिलती रहती है उनके युवराज के अकॉर्डिंग कि कौन बनेगा। युवराज की शिक्षा दीक्षा की समुच्चय व्यवस्था होती थी, उसे साहित्य, ललित कला, युद्ध कला तथा नीति की शिक्षा दी जाती। तो जो युवराज जो बनने का हम कहते हैं कि जिस व्यक्ति को युवराज बनाना, उसको अकॉर्डिंग उसको शिक्षा भी दी जाती थी, साहित्य के अकॉर्डिंग, युद्ध के अकॉर्डिंग, सैनिक नीति, इन सबको शिक्षा दी जाती थी कि आगे फ्यूचर में वो लोगों की भलाई के अकॉर्डिंग कार्य कर सके और संघर्ष कर सके। ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है राज परिषद। राज परिषद प्रांतों के न्यायिक, समान शासक, प्रमुख धर्मचारियों, विद्वान, संगीतकार, कलाकार, व्यापारी और यहाँ तक कि विदेशी राज्यों के राजदूतों को शामिल करके गठित किया गया एक विशाल संगठन होता था। तो जो ये राज परिषद क्या है, तो इसमें बहुत सारे जो लोगों को शामिल करके एक संगठन बनाया जाता था, जिसे ही हम कह सकते हैं। उसमें देखो कर्मचारी हो सकते हैं, प्लस संगीतकार, कलाकार, व्यापारी, सभी मतलब अलग अलग चीजें जो राजदूत शामिल होते हैं। राजा के चिन्हन, अभिषेक तथा राज्य प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन में ये राज परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परिषद के माध्यम से ही राजा शासन करता था। तो देखो जो राजा का चिन्हन होता है, मतलब कि जो राजा को नियुक्त किया जाता है, तो जो राज परिषद है इसके द्वारा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इसके द्वारा जो राजा का संचालन किया जाता है, प्लस इसके माध्यम से ही जो राजा शासन भी करता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया 4 हेडिंग है मंत्री परिषद। तो देखते हैं। राजा को प्रशासनिक में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। तो देखो जो राजा को प्रशासनिक कार्य होते हैं उसमें सलाह देने के लिए, कहते नहीं है कि किसी को मोटिवेशन करने के लिए, किसी को राय देने के लिए, तो वहां पर एक मंत्री परिषद हुआ करते थे। ठीक है। विजयनगर में मंत्री परिषद में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ग के कुल 20 सदस्य होते थे। तो मतलब इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते थे? ब्राह्मण भी हो सकते, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी मतलब जाति के हो सकते हैं। टोटल उसमें कुल मिलाकर 20 सदस्य होते थे, जिनकी आयु 50 से 70 वर्ष के बीच होती थी और उनकी उम्र कितनी है? 50 से 70 के बीच में। ठीक है। मंत्री परिषद का मुख्य अधिकारी महाप्रधान अथवा प्रधान होता था, लेकिन इसकी अध्यक्षता सभानायक करता था। सभानायक। तो देखो जो मंत्री परिषद है उसका मुख्य जो अधिकारी कौन होता था? प्रधान या महाप्रधान कह सकते हैं। और जो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? सभानायक द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मंत्री परिषद में महाप्रधान अथवा प्रधान के अलावा मंत्री, उप मंत्री, विभागों के अध्यक्ष तथा राज्य के विशेष निकट संबंधित सम्मिलित होते थे। मंत्रियों का चिन्ह नहीं होता था, बल्कि उन्हें राजा द्वारा निर्मित किया जाता था। तो देखो जो मंत्री परिषद यहाँ पर बताया जा रहा है, जो प्रधान होते थे, जो मंत्री उप मंत्री होते हैं, उनका जो चिन्ह कैसे होता था? मंत्रियों का चिन्ह नहीं किया जाता, राजा जिसे भी चाहे उसे मंत्री बना सकता था उसको अकॉर्डिंग। केंद्र में दंडनायक नामक उच्च अधिकारी होता था, किंतु यह पदबोधक न होकर विभिन्न अधिकारियों के विशेष श्रेणी को इंगित करता है। दंडनायक का अर्थ प्रशासन का प्रमुख और सेना का नायक होता था। तो मतलब यहाँ देखो दंडनायक के अकॉर्डिंग हो गया, मतलब कि कोई भी आप कार्य अगर गलत करेंगे तो उस अधिकारी को इंगित करता है, मतलब उसकी श्रेणी को अकॉर्डिंग देखता है, उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको जो प्रशासन का मुख्य कार्य सेना होता है उसको हटा भी सकता है, उसको दंड भी न्यायिक को दे सकता है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कृषि संरचना। तो देखिए विजयनगर एक धनी व समृद्ध साम्राज्य था जहाँ खेती उन्नति पर थी। प्रयास के शब्दों में खेती विजयनगर साम्राज्य में फल फूल रही थी। यहाँ की राजधानी चावल, अनाज, भारतीय मकई तथा कुछ मात्र में जौ, फलियां, मूंग, घोड़े का दाना और अन्य बीज को जो इस देश में रहते थे और बहुत सी सस्ते से भरी हुई है और बाजार बेशुमार माल से लदा हुआ बैलों से भरपूर है। तो देखो जो विजयनगर है उसमें उस राज्य में जो कृषि की व्यवस्था बहुत ही अच्छी खासी थी और उन्नति पर थी, आसमान छू रही थी आप कह सकते हैं। वहाँ पर फल फ्रूट के अकॉर्डिंग चावल, गेहूँ, सब्जी, मकई, ये सभी जो घोड़ों को खिलाने के खाने, इन सब की खेती होती थी और इस देश में खेती बहुत ही चीज़ें सब भरी रहती थी और वहाँ पर जो बैले होते हैं ना भरपूर लदे होते थे, मतलब वहाँ से जो बाजारों में देखने को मिल गया, प्लस वहाँ से लोग खरीद के अपने देश में भी ले जाया करते थे। तो कृषि संरचना थी। अब देखिए व्यापार। विजयनगर साम्राज्य में चीन, बर्मा
अरब देश, फ्रांस, अफ्रीका और पुर्तगाल के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो जो विजयनगर साम्राज्य है, इन देशों के साथ उसका व्यापार के अकॉर्डिंग संबंध बनाया था, ठीक है। बरबोस जो 1516 में भारत आया, उसके स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि देश में विजयनगर एक सक्रिय वाणिज्य का स्थान है। तो मतलब इनके द्वारा ये बताया कि एक अच्छा एक्टिव मतलब जो वाणिज्य का स्थान माना गया है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में घोड़ा, तांबा, मूंग, परा, चीनी, रेशम एवं मखमल आदि वस्तुओं का आयात होता था। मतलब इन सभी वस्तुओं का आयात निर्यात कह सकते हैं कि एक देश से लेना देना ये सभी होते थे। निर्यात के मुख्य वस्तुएं कपड़ा, चावल, लोहा, शीशा एवं ममले मसाले थे। तो जो न्याय की वस्तुएं होती है मतलब ये क्या क्या होते, तो कपड़ा, चावल, लोहा, शीशा, मसाले होते हैं, इन सब का होता था। विजयनगर राज्य में बंदरगाहों की संख्या बहुत अधिक बताई गई है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा ही थी। अब देखिए आपके पेपर में आ सकता है न्यायकार प्रणाली का महत्व। तो इससे पहले हम एक बार डिस्कशन करते हैं, जितने पॉइंट बताए किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के थे। तो आपके पेपर में जैसे राजनीति के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, इसके संगठन ये पॉइंट आपको लिखना है। प्लस आपके देखिए विजयनगर राज्य की राजनीतिक, सैनिक और कृषि संरचना की व्याख्या कीजिए, ये पॉइंट आपको लिखना है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर हमने अभी तक आपको करा चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में न्यायकर प्रणाली के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब इसी के आगे इस टॉपिक में कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए ये आ गया आपका न्यायकर प्रणाली का महत्व। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। न्यायकार व्यवस्था एक प्रकार की नौकरी व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, जिसमें न्यायिकों को उनके योग्यता और सेवाओं के अनुसार वेतन दिया जाता था। तो देखो जो न्यायकार व्यवस्था क्या होती है, एक नौकरी व्यवस्था होती है, जिसमें वो जिस टाइप से लोग कार्य करते हैं उसको अकॉर्डिंग उनको योग्यता देकर उनकी सेवाओं के अनुसार उनको वेतन मतलब पैसा सैलरी दी जाती है, ठीक है। यह प्रणाली न्यायिकों को उत्तरदायित्व और उनके क्षेत्र की समृद्धि के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे साम्राज्य की रक्षा और प्रबंधन में सुधार होता है। तो जो न्यायिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो न्यायिक लोग होते हैं उनके जो भी कर्तव्य उनके दायित्व है उनके अकॉर्डिंग उसे प्रोत्साहित भी करती है, प्लस इसके द्वारा जो साम्राज्य की रक्षा के अकॉर्डिंग वो सुधार भी किए जा सकते हैं इसमें। कुछ इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में सेना न्यायिकों को न्यायिक कहा जाता था। मतलब कि जो सेना के न्यायिक होते थे उन्हें न्यायिक कहा जाता था। न्यायिक वस्तुएं भू संपदा थे, जिन्हें वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड अमर प्रदान की जाती थी। अमर भूमि का उपयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। तो देखो जो वहाँ के न्यायिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग देखें, जो न्यायिक लोग थे उनको कुछ भूमि दी जाती थी जिस पर वो अपना रख-रखाव खेती कर सकते हैं, और उसको जो भूमि उनको दी जाती है उसे अमर कहते थे। इसी कारण जो व्यक्ति है जिसे भूमि दी गई उसे अमर नायक भी कहा जाता है। अमर नायक अपने राज्य क्षेत्र के किसान, शिल्पकर्मियों एवं व्यापारी में भू राज्य तथा अन्य कर वसूली करते थे। तो मतलब जो उनके अमर नायक जो लोग थे उनका काम क्या था, शिल्पकर्मियों के अकॉर्डिंग, किसान के अकॉर्डिंग, व्यापारी जो कर वसूलना मतलब जैसे उधार पैसे लेना, वो सब उनके कर्तव्य उनके कार्य थे। और राजस्व का कुछ भाग व्यक्ति का उपयोग तथा अपनी निर्धारित सेना के रखरखाव के लिए अपने पास रखकर शेष हिस्सा केंद्रीय सरकार को भेज देते थे। और जितना भी उनसे जो उनके बेनिफिट पैसे होते थे वो अपने पास कुछ हिस्सा रखकर बाकी जो सरकार है उसे कर के रूप में भेज देते थे, ठीक है। सामान्यतः नायकों की सेना की संख्या तथा केंद्र को भेजे जाने वाले राजस्व के अंश का निर्धारण अमर भूमि का आकार क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। मतलब कि जो भी राजा को हम पैसे भेजते हैं उसकी जो भूमि उनको जितना दी जाती है जिसे अमर कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मतलब उसकी भूमि की लंबाई चौड़ाई देखकर उसके अकॉर्डिंग पैसे लिए जाते थे, ठीक है। अमर न्याय को अमर राज्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं अपराधों को रोकने के दायित्व का भी निवारण करना होता था। तो जो वहाँ के व्यक्ति थे जिन्हें अमर नायक कहा जाता था वो सुरक्षा के अकॉर्डिंग, अपराध के अकॉर्डिंग ये सभी को कम करने और इसको सुरक्षा बढ़ाए रखने के लिए उनके दायित्व भी दिए जाते थे और उनको करना ही होता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने जंगलों को साफ कराना एवं कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना भी होता था। तो मतलब जो जंगल होते हैं उनकी सफाई कराना, पर वहाँ पर किसी के अकॉर्डिंग जो कार्य भी कराना उनके होते थे। अमर न्याय को न्यायकार के आंतरिक मामलों में राजा हस्तक्षेप नहीं करता था। जो अमर न्यायिक थे उनके आंतरिक मतलब कुछ होते ना जो प्राइवेसी मामले हो गए उसमें हस्तक्षेप राजा नहीं करता था।
राजा कभी-कभी न्यायकारों को एक से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। अमर न्यायिक वर्ष में एक बार राजा को भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वयं भक्ति प्रकट करने के लिए समय-समय पर राजकीय दरबार में उपहार के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। तो जो अमर नायक के लोग थे, वो देखो, जो राजा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकता था, उस पर नियंत्रण रखने के लिए, दर्शाने के लिए कि हम वो आपको देख रहे हैं, आप क्या-क्या कार्य कर रहे हो। प्लस जो अमर नायक जो लोग थे, साल में एक बार क्या करते थे कि कुछ उपहार राजा को भेजते थे, प्लस राजा के दरबार में जाके वो खुद वहाँ पर उस उपहार को देते थे, जिससे ये हो सकता है उनके आगे वो बने रहे और सम्मान उनको मिलता रहे। अब देखिए निष्कर्ष में आपको क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष आ गया। विजयनगर साम्राज्य में राजनीतिक सत्ता ने एक अद्वितीय चरित्र धारणा की है। यह राजनीतिक प्रणाली ने राजा, न्यायिकों, प्रधानों के विभिन्न प्रांतों में संचालित किया, जो एक सख्त साम्राज्य स्थान को संबोधित करने में समक्ष। विजयनगर ने अपनी सेना, धार्मिक सहिष्णुता और समृद्धि के क्षेत्र में अद्वितीय दिखाई, जिसमें राजनीतिक सत्ता के समृद्ध और सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण योगदान किया। इससे धार्मिक सहिष्णुता के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सम्मिलित किया और राजनीतिक एकता की भावना को प्रोत्साहित किया। तो देखो, जो कि आपने ऊपर जितना भी पढ़ा, यहाँ पर वही बेनिफिट बताना है जो विजयनगर साम्राज्य के महत्व के अकॉर्डिंग, कि जो विजयनगर साम्राज्य है, उसके राजनीतिक, आर्थिक सभी मामलों में वो बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई, प्लस जो राजनीतिक एकता की भावना को भी प्रोत्साहित किया। और वहाँ की जो सेना, धार्मिक, सभी एक दूसरे से मतलब अच्छे तरह से थे। तो गाइस फाइनली यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इंपॉर्टेंट पीडीएफ है गाइस, और आपके क्वेश्चन यही आएंगे। पीडीएफ से आप और भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होंगी। थैंक यू।